आप सबको मेरी नमस्कार। और जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैं बता दिया कि मेरा नाम अशोक चांदना है। मैं राजस्थान से सबसे छोटे ज़िलों में से एक ज़िला है बूंदी, वहाँ से हिंडोली कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी बार चुना हुआ विधायक हूँ। और अभी सौभाग्य से मुझे खेल, स्किल डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स के डिपार्टमेंट का जिम्मा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दिया हुआ है। और जैसे कि चर्चा हुई कि मुझे लीडरशिप के ऊपर बोलना है। कई अक्सर जब ये शब्द हम सुनते हैं लीडरशिप, तो बहुत सारे लोग, सभी नहीं, बहुत सारे लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि शायद कोई कुर्ता पजामा पहनने वाला, बड़े बड़े भाषण देने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला वो आ जाएगा तो इसका मतलब वो लीडर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लीडरशिप हर वो विजनरी व्यक्ति जो एक सही रिएक्शन दे सकता है और जिसमें भी रिजल्ट डिलीवर करने की कैपेबिलिटी है, वो सब लीडर है। चाहे कोई शहर में बाढ़ आ गई हो और समय से उसके आपात व्यवस्था में सारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो लगते हैं और वो समय से उस बाढ़ के जो राहत कार्य उनको करके शहर को व्यवस्थित कर देते हैं, वो सफाई कर्मचारी भी मैं समझता हूँ कि लीडर हैं। गांव में हम देखते हैं कि एक गृहिणी होती है, उनको शायद घर में 5-10 लोगों की खाने की व्यवस्था करने की आदत होती है, लेकिन अचानक उनके घर में अगर 20 मेहमान आ जाते हैं तो वो उसी समय तैयारी करके और उस चैलेंज को लेके उसको पूरा कर देती हैं। तो वो भी एक लीडर हैं। तो लीडरशिप मैं समझता हूँ कि हर वो व्यक्ति जिनके पास विजन है, जिनके पास में रिएक्शन है और जिनके पास में रिजल्ट को डिलीवर करने की क्षमता है, वो सभी लीडर हैं। मैं आ रहा था, मुझसे एक मेरे किसी शुभचिंतक मित्र ने कहा कि ये थोड़ा सा यूथ को कनेक्ट करता है तो इंग्लिश में थोड़ा बोलना। जब तो मुझे लगा कि अगर मैं कई शब्दों में फंस गया तो मैं शायद अपनी बात को नहीं कह पाऊंगा, इसीलिए मैं हिंदी में ही इसको कंटिन्यू करूंगा। थोड़ी बहुत आती है मुझे इंग्लिश, लेकिन कई शब्द में फंस गया तो मैं बात में चूक जाऊंगा और किसी और दिशा में चला जाऊंगा। ये लीडरशिप एक ऐसी कहानी से मैं आपको बता देना चाहता हूं जो मेरे ख्याल से इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में जितने भी लोग आए हैं, आप सब लोगों को पता है। भारतीय इतिहास के, भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े लीडर को किसको जानते हैं आप? जी, निश्चित रूप से जी, बिल्कुल। पिछले 150 सालों के अंदर तो महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने लीडरशिप के मापदंड तय किए इस देश के लिए। लेकिन मैं निजी तौर पर यह मानता हूं कि अगर हम इतिहास को पूरे को उठाएं, जहां तक भी हम कहानियां सुनते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े लीडर हुए भगवान राम। वो इसलिए, मैंने आपको एक बात कही कि लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है रिएक्शन, कि वो रिएक्शन क्या देता है। लीडर कभी पैदा नहीं हो सकता, लीडर कोई डिजाइन नहीं किया जा सकता और लीडर को कोई बना नहीं सकता, लीडर को हालात बनाते हैं। यदि तो अगले दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता तो ना तो माता सीता का हरण होता, ना वो रावण का वध करते, ना वो लंका तक का कैंपेन चलाते, ना वो सभी प्राणियों को, जीव जंतुओं को, छोटे बड़े लोगों को अपने साथ लेने की क्षमता को पैदा कर पाते, ना तो वो अयोध्या में वापस आते, ना तो दिए जलते, ना दीपावली मनती। तो मैं समझता हूं कि अगर लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें लेना चाहिए तो भगवान श्री राम से लेना चाहिए। और 3 चीजें जो उन्होंने हमको सिखाई,
वो 3 चीज़ों में से सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी युवा साथी इन वीडियोस को देखते हैं, उसलिए उनके भी काम की चीज़ है कि जो भी हो गया फेस करो। जीवन में सबसे पहली चीज़ तो है फेस कर लेना। फेस करने के बाद हर चीज़ का रास्ता निकल जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अपने आप को सबसे नीचे के पायदान पर लाओ और जीरो से शुरू करने की क्षमता रखो। डेयर करो। हो सकता है कि मैं बहुत बड़े परिवार में पैदा हो गया हूं, हो सकता है मेरे पास में बहुत ज़्यादा साधन संसाधन हैं, और हो सकता है कि मेरे पास में काफ़ी स्टेप्स हैं जो मैं पहले से कवर कर चुका हूं, लेकिन हर वो व्यक्ति जो जीरो पर जाकर शुरुआत करने की क्षमता रखता है या हिम्मत रखता है, वो असली लीडर होता है। हर वो व्यक्ति जो को एग्जिस्टेंस की व्यवस्था को समझता है, जो कुदरत की व्यवस्था है, यहां पर पशु पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, समुद्र भी है, जमीन भी है, इंसान भी है, पहाड़ भी हैं। को एग्जिस्टेंस की व्यवस्था को जो समझ जाएगा, मुझे लगता है कि वो लीडर है। और यही भगवान श्री राम ने भी हमको समझाया कि जब वो एक कैंपेन पर गए तो गिद्ध ने भी उनका साथ दिया, तो बंदरों ने भी उनका साथ दिया, तो छोटी बड़ी जातियों को, अयोध्या तो छोड़ चुके थे, न राजकीय सेना थी, न व्यवस्था थी, न गार्ड्स थे, न कुछ थे। रास्ते में जो मिलता गया उनको सबको साथ जोड़ते गए और दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन उन्होंने खड़ी कर दी। शायद अगर ये हालात नहीं होते तो इस चीज को उनको प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। यदि उनका वनवास की जगह राज्याभिषेक हो जाता तो उनके अंदर क्या क्षमताएं हैं और वो किस प्रकार से जीव जंतु प्राणी सबको साथ लेकर चल सकते हैं, इस क्षमता को प्रदर्शित करने का उनको कभी मौका नहीं मिलता। मौका मिला, उन्होंने रिएक्ट किया और अपनी लीडरशिप को दिखाया, और आज हजारों साल बाद भी हम उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, उनको भगवान के रूप में, भगवान अवतार मानते हैं और उनको अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। तो लीडर, मैं समझता हूं कि जो विजन रखकर सही रिएक्शन देता है वो एक लीडर होता है। साथ ही साथ एक छोटी सी चीज, जैसे कि हमारे बिहार से आए हुए मास्टर जी ने एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी कि किस प्रकार से एक जुनून से, एक सोच से छोटी छोटी स्कूलों को, उन छोटी छोटी स्कूलों के बच्चों को उन्होंने एकदम एक मिशन लेकर उनकी शक्ल बदल दी, उन बच्चों के भविष्य को बदलने का काम किया। बड़ा इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन था आपका सर, और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अच्छे काम में या संघर्षशील काम में किसी का इंतज़ार करना वो ज़रूरी नहीं है। आप तो अकेले भी चलोगे तो एक दिन मंजिल पे पहुंच जाओगे। साथियों, जब मुझे खेल मंत्री बनाया गया तो सबकी, खेलों से क्या हम लोग सोचते हैं, खेलों के बारे में बढ़िया से बढ़िया क्या सोच सकते हैं। ओलंपिक्स हो रहा है, एशियन गेम्स हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, भारत के स्टार एथलीट्स हैं, वो मेडल्स लेकर आ रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, उन पर इनामों की वर्षा हो रही है, हम प्राउड महसूस कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जब जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है और वो जब भी स्पोर्ट्स को देखते हैं तो इसी रूप से देखते हैं, अखबारों के माध्यम से, ब्रांडिंग के माध्यम से, मेडल्स के माध्यम से, गिनती के माध्यम से। ऑस्ट्रेलिया ने कितने मेडल लिए, अमेरिका ने कितने मेडल लिए, इंडिया ने कितने मेडल लिए। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने तुरंत वो वीडियोस अभिनंदन को फॉरवर्ड किए, मेरे फ़ोन में कुछ पड़े हुए थे, तैयारी तो नहीं थी मेरी, लेकिन वो वीडियोस मैं आपको दिखाकर बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक ही, जैसे हम गणित का सवाल होता है, हम उसको कई प्रकार से समाधान करते हैं। एक गणित का सवाल एक तरीके से नहीं, 4 या 5 तरीके से समाधान हो सकता है। किसी का मेथोडोलॉजी लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। हम लोगों ने जो फोकस किया, हमारे मुख्यमंत्री जी को आप सब लोग जानते ही हैं, मैं उनकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं,
लेकिन राजस्थान के जो तीसरी बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई और बिगेस्ट चैलेंज हम लोगों ने देखा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो आईपैड्स में, मोबाइल फोन्स में, ऑनलाइन गेम्स में, खास करके कोरोना काल से हम सब लोग निकले हैं तो इस वर्चुअल दुनिया के अंदर घुस गए हैं। और मैं देखता हूं, मैं क्रिकेट एकेडमी के उद्घाटन में गया, 70 बच्चे वहां पर एनरोल्ड थे और 70 में से 45 बच्चों की आंखों पर चश्मा था। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि हमारे जमाने में जब हम छोटे थे, जमाना हमारा भी बहुत पुराना नहीं रहा है, अभी अभी जमाना निकला है 10-15 साल पहले ही, तो ठीक है, क्लास में 4 या 5 बच्चों को चश्मा लगता था तो उनको कभी बच्चे चिढ़ा देते थे, थोड़ी उनसे मजाक कर लेते थे, तो वो बहुत ज्यादा तादाद नहीं होती क्योंकि बहुत कम होते थे, उसीलिए वो सबको कुछ अलग नजर आता था। अब मैंने 70 बच्चों में से देखा तो 45 बच्चों की आंखों पर चश्मा। और फिटनेस की तो आप बात ही मत करो, हर 15वें दिन हेल्थ इश्यूज, बुखार, ये वो। तो हम लोगों ने एक डिजाइन तैयार किया कि क्यों ना फिर से, जब हम गांव के प्रांगण में रहते थे, जब बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, घरों में टीवियां नहीं थी, बहुत ज़्यादा हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम क्या करते थे? तब भी तो दिन 24 घंटे का था, तभी तो दिन पास होता था। क्या करते थे? करते ये थे कि जब शाम को सब खेतों से आते थे तो खेतों से आने के बाद में गांव के अंदर ही खेलते थे। जब खेलते थे तो थक हार के फिर भूख लगती थी, भूख लग के सो जाते थे। कि युवा है प्रदेश का या देश का, उनमें ऊर्जा होती है, या तो आप उस ऊर्जा को खर्च करने का उनको जगह दे दो, एक मैदान दे दो, रोजगार दे दो, वरना वो नशे की दुनिया में और क्राइम की दुनिया में चले जाएंगे। अगर इस देश में या हमारे प्रदेश में नशे और क्राइम को रोकना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। वो तो एनर्जी है, वो फ्लो करेगी। तो हम लोगों ने एक नया आइडिया लेकर आए कि क्यों ना एक ग्रामीण ओलंपिक्स कराया जाए। और जब उसका आयोजन किया तो उसमें पहले कहा इसमें कोई मेडल नहीं मिलेगा, ग्रामीण ओलंपिक्स में खेलने वाला कोई चैंपियन नहीं बनेगा, कोई यहां से हम खिलाड़ी तैयार नहीं कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हर पहली सीढ़ी पे क्या होता है कि हम ये एकेडमी सेटअप कर रहे हैं, इस एकेडमी से उत्कृष्ट खिलाड़ी निकलेंगे, बाद में देश का नाम रोशन करेंगे और बाद में हम लोग बहुत बड़ा मेडल जीत जाएंगे। उसी मानसिकता के साथ में स्पोर्ट्स को जोड़ दिया गया। तो हमने कहा कोई मेडल नहीं मिलेगा, कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बनेगा, हमको खेलों का वातावरण फिर से प्रदेश में पैदा करना है ताकि एक हिट राजस्थान और फिट राजस्थान बने। और फिट सोसाइटी को क्रिएट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान एक अपने जीवन काल का हो सकता है। जैसा कि आपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, उसके बारे में सावचेत किया, तो वैसे ही कैसे एक फिट सोसाइटी क्रिएट करके भी अपना योगदान हो सकता है। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चालू किया ऑनलाइन, 30 लाख लोग इस आयोजन में खेल रहे हैं। 29 अगस्त को हमने इसकी उद्घाटन किया है। 3 मिलियन, दुनिया में 200 के आसपास देश हैं और आधे देशों की आबादी नहीं है 3 मिलियन, तो 3 मिलियन लोग इस आयोजन में खेल रहे हैं। 1 मिलियन केवल बच्चियां, लड़कियां, माताएं, बहनें। फिर एक सवाल आया कि ठीक है इसकी एज लिमिट रखिए। मैंने कहा व्हाट इज द एज लिमिट? इफ अ चाइल्ड कैन प्ले, अ यूथ कैन प्ले एंड इवन द एल्डर पीपल कैन प्ले। खेलने की कोई उम्र थोड़ी होती है, 2 साल से लेकर 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसमें एज लिमिट भी नहीं रखी। आप देखिए लाखों, कम से कम 1.25 से 1.5 लाख लोग इस आयोजन में 50 साल से उम्र के ऊपर के खेल रहे हैं। अब इसका गांव में क्या रिएक्शन है वो मैं आपको 25-25 सेकंड के 3-4 वीडियोस दिखाता हूं।
तो आप देखिए उनकी उम्र कम से कम 60 साल है, वो मस्ती भी कर रहे हैं, उछल कूद भी कर रहे हैं, और उनकी आधी उम्र के लड़के ने उनको पकड़ा तो उसने उसको आउट भी कर दिया। उसकी गलतफहमी थी कि बुड्ढे को तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन उसकी गलतफहमी तुरंत ठीक कर दी। ये तो हो गया एक स्पोर्ट्स के थ्रू फिर से जो मैंने बताया कि इसकी कोई उम्र नहीं होती, बस आपको सोचने की जरूरत है, सोचने से ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैं सेकंड वीडियो जो दिखाऊंगा कि इन्हीं आयोजन के दम पर टैलेंट सर्च कैसे ऑटोमेटिक हो जाता है, वो एक छोटा सा, भैया सेकंड वीडियो जरा आप चला। इस बच्चे ने किसी भी इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग नहीं ली, इसने कोई कोचिंग नहीं ली, और ये वीडियो गांव के लोगों ने बना के हम लोगों को भेजे हैं, सरकार को जो बनाते रहते हैं उनसे हम लोगों ने उठाए हैं। तो ऑटोमेटिक टैलेंट सर्च हो गया, और ऐसे एक नहीं हजारों वीडियोस बच्चों के आएंगे जो अपना प्रदर्शन भी करेंगे, वो अपने वीडियोस भी बनवाएंगे, और इनको हम लोग आइडेंटिफाई करके आगे भेजने का भी काम करेंगे। अब आप इसमें देखिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी आप इसमें देखिएगा, क्योंकि 10.5 लाख महिलाएं 8-10 साल से लेकर 70 साल तक की, 70 साल तक के पुरुष और 70 साल तक की महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया। ये लोकल वीडियोस हैं, ये हमारी कोई क्रिएटिव टीम ने नहीं बनाए, ये गांव से आए हैं। तो शायद मैंने दूसरा वीडियो उसकी जगह भेज दिया। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि जो गांव की पोशाक पहन के, उनको कोई किट की जरूरत नहीं है, उनको कोई ट्रैक सूट्स की, ट्रैक पैंट्स की, ट्रैक टी शर्ट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको हॉकी पकड़ा दी तो वो खेल रही हैं, और जो कपड़े उनके पास में घर में हैं उनको पहनकर ही खेल रही हैं। अब साथ के साथ में जो पॉपुलेशन का कनेक्शन है, अब आप यहाँ पर एक गेम चल रहा है और ये दर्शक है, अब वो दर्शक का आपको पार्टिसिपेशन दिखेगा गेम के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि जो मैदान के अंदर है वो ही खेल रहे हैं, जो मैदान के बाहर हैं वो भी खेल रहे हैं। तो खेलों को अगर एक अलग नजरिए से भी देखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, हमको बड़ा गर्व महसूस होता है जब हमारे देश का कोई बेटा या बेटी 800-900 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में है, उस आबादी में नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर रहकर एक मेडल लेके आता है, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे देश में भी ऐसे नायाब हीरे हैं। लेकिन इनको देखकर भी खुशी मिलती है। ये कोई मेडल नहीं लेकर आएंगे, लेकिन मेडल पाने जितनी खुशी इन्होंने गांव के अंदर ही इनको मिल गई है। मेरा कहने का फिर से मतलब वही है कि असली लीडर वो है जो अलग तरीके से चीजों को देखे, जो नए मायने सोच सके एक विजन के साथ में, और डिलीवर करने की जो क्षमता रखता हो, वही लीडर है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।